हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह पाल आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पे स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में अल्पप्राण और महाप्राण तक पढ़ा दिया गया था, इसके आगे पढ़ाना था देष्ट व्यंजन और दंत्योष्ट व्यंजन। अगर महाप्राण और अल्पप्राण की बात करते हैं कि महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं और अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, चलो आप देख लेते हैं अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से व्यंजन है और इन व्यंजनों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले बात करेंगे अल्प प्राण की। किसकी? अल्प प्राण। अल्प प्राणों की संख्या 19 बताई गई थी। बताया गया था कि वर्गीय व्यंजन के पहला, तीसरे और पांचवा अक्षर, वर्गीय व्यंजन के पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला और वा, ये वर्गीय व्यंजन के पहले, तीसरा और पांचवा अक्षर प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन मिला के कुल अल्प प्राणों की संख्या 19 बताई गई थी। कितनी? अल्प प्राणों की संख्या 19 बताई गई थी। अब देखते हैं महाप्राण। महाप्राण महाप्राण की संख्या 14 बताई गई थी। कितनी बताई गई थी? 14 बताई गई थी। इसमें बताई गई थी वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा अक्षर यानी समवर्गीय व्यंजन, समवर्गीय व्यंजन, व्यंजन प्लस ऊष्म व्यंजन, प्लस ऊष्म व्यंजन, समवर्गीय व्यंजन प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तीनों, सा और हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन है। सभी ऊष्म व्यंजन प्लस दूसरे और चौथे समवर्गीय व्यंजन, कुल मिलाकर यानी 14 महाप्राण की संख्या बताई गई थी। अब अगर बात करते हैं देवष्ट व्यंजन की। देवष्ट व्यंजन, देखो देवष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, देखो परिभाषा की अगर बात करते हैं तो देखो दोनों ओष्ठ सामान्य रूप से क्रिया करते हैं, इसका मतलब दोनों ओष्ठ समान रूप से क्रिया करते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ओंठ बराबर क्रिया करेंगे। अगर एक ओंठ चलेगा तो दूसरा ओंठ भी चलेगा। जैसे अगर देवष्ट व्यंजन की बात की जाए कि देवष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं, देखो पा, फा, बा, भा, मा, यानी पा वर्ग। जितना पा वर्ग है वो सभी देवष्ट व्यंजन में आते हैं। कौन कौन से? पा, फा, बा, भा, मा। अगर आप भी बोल के देखो तो दोनों, अगर पा कहोगे तो दोनों ओर चलेगे, फा में भी दोनों ओर चले, कोई भी ओर साइलेंट नहीं रहेगा, ना ऊपर का और ना नीचे का। यानी देवष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी देवष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 5। अब इसके बाद देखते हैं दंत्योष्ट व्यंजन। दंत्योष्ट व्यंजन, अगर दंत्योष्ट व्यंजन की बात करें, देखो इसमें देखो देवष्ट व्यंजन में दोनों और समान रूप से क्रिया करते थे। इसमें किसमें? दंत्योष्ट व्यंजन में दोनों ओष्ठ दांतों की तरफ जाते हैं। अगर कोई भी अक्षर को बोलने में, अगर जिस अक्षर को बोलने में दोनों ओंठ दांतों की तरह अंदर को जाते हैं तो उस अक्षर को हम दंतोष्ट, उस व्यंजन को हम दंतोष्ट व्यंजन कहेंगे। जैसे अगर वा की बात की जाए, वा, अगर आप भी वा को बोलोगे तो पहले दोनों ओंठ अपने दांतों की तरफ जाएंगे, उसके बाद वा की आवाज़ निकलेगी। देखो अगर बोलो वा पहले अंदर को ओंठ जाते हैं, उसके बाद वा की ध्वनि निकलती है। इसके दंत्योष्ट व्यंजनों की संख्या 1 है और वो है वा। अब इसके बाद बात करेंगे लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, इसी को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित
प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित दोनों एक ही हैं, लुंठित कहो या प्रकंपित कहो, प्रकंपित कहो या लुंठित कहो। अगर इसकी बात की जाए कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो इसमें आता है लुंठित या प्रकंपित में आर, यानी आर लुंठित और प्रकंपित व्यंजन आर है। अब इसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, अगर पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है ला। कौन सा आता है, ला। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, जैसे पूछ लिया जाए पेपर में, पूछ लिया जाए कि पार्श्विक निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, दे दिया या, खा, ला, वा। अब इनमें एक में टिक करना होगा कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, किस में टिक करेंगे, ला पे। पार्श्विक व्यंजन हमारा ला है। अब इसके बाद आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, देखो उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, ड़ा और ढ़ा, ढ़ा और ढ़ा, ये उच्छिप्त व्यंजन है। देखो अगली पिछली जो सबसे पहली या दूसरी वीडियो वर्णमाला की पढ़ाई थी उसमें इन दोनों व्यंजनों को दूसरा बताया गया था कि इन व्यंजनों को और किस नाम से भी जाना जा सकता है। देखो ड़ा और ढ़ा को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या, द्विगुण व्यंजन। इन्हीं ड़ा और ढ़ा को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और इन्हीं को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। यानी द्विगुण कहो या उच्छिप्त कहो, ये दोनों एक ही नाम है। अगर पर्सनल पूछा जाए कि उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या या उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अगर ये आते ड़ा और ढ़ा तो भी ड़ा और ढ़ा होंगे। अगर द्विगुण की बात की जाए तो भी ड़ा और ढ़ा होंगे। इसके बाद आ जाता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो हम देखें कि अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है या और वा। देखो अभी बताया कि वा दंत्योष्ट व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। कौन से, वा। और जो या है, या किस कौन कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में भी या आता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से बताया था, या, रा, ला, वा, ये बताया था अंतस्थ व्यंजन। और अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, यह होगा और वह। अगर पेपरों में आपसे पूछा भी जाएगा कि अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले व्यंजन का नाम बताओ, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले व्यंजन का नाम बताओ। अब ऑप्शन, एक ऑप्शन में दे देगा या, अब दूसरा ऑप्शन करेगा रा, तीसरा ऑप्शन करेगा सा, चौथा ऑप्शन करेगा हाँ। अगर इसमें कह दिया जाए कि अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले व्यंजन का नाम बताओ, तो इसमें अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं या कौन सा व्यंजन आता है, इसमें या है। अगर इसी में अर्ध स्वर न कह के कह दिया जाए कि अंतस्थ, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो इसी में या भी आ जाएगा कि या अंतस्थ और अर्ध स्वर दोनों हैं। दोनों व्यंजनों के अंतर्गत आता है अर्ध स्वर और या व्यंजन अर्ध स्वर के अंतर्गत भी आता है और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। और इसके बाद आ जाता है अनुनासिक। अनुनासिक, ये सब पढ़ा चुके हैं। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या। अनुनासिक किसे कहते हैं, जिस शब्द के ऊपर चांद बिंदु, यानी ये बिंदु लग जाए, जैसे चांद, अगर चांद को लिखोगे तो ये जो चंद बिंदी लग जाती, इसे ये अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, अब अगर ये आप पूछ लिया जाए चांद कौन सा व्यंजन हो, तो चांद क्या होगा, चांद अनुनासिक व्यंजन होगा, क्योंकि
इसमें ये चंद बिंदी लगी है, इसलिए ये अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। अब इसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार, देखो पिछली बार पढ़ाया था अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में केवल एक बिंदी रख दी जाती है, ये ही है अनुस्वार। जैसे अगर कोई शब्द लिखें, देखो जैसे एक शब्द लिखते हैं अंत, ये जो बिंदी लगी है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। अब इसी के बाद आ जाता है विसर्ग। विसर्ग, अगर विसर्ग किसे कहते हैं, तो विसर्ग कब लगते हैं, ये दोनों क्या है, ये विसर्गे हैं। क्या है, ये ही विसर्गे हैं। जैसे अगर एक शब्द ले लिया जाए दुख, ये जो दुख द और ख के बीच में लगा, यही तो विसर्ग है, ये है विसर्ग, इसे ही विसर्ग कहेंगे। अगर इसके विषय में थोड़ा बात करें कि विसर्ग किसे कहते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि विसर्ग की परिभाषा क्या होगी। विसर्ग परिभाषा की बात करते हैं कि विसर्ग की परिभाषा के किसी स्वर व व्यंजन के आगे क्या होगा, किसी स्वर व व्यंजन के आगे जुड़कर उन्हें एक अलग रूप, अगर तत्सम होगा तो नहीं, तद्भव होगा तो तत्सम में बदल, उन्हें जुड़कर उन्हें तत्सम, यानी तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द बना देता है। कौन सा शब्द, अगर जिस शब्द में विसर्ग जुड़ जाएगा वो शब्द तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द बन जाएगा। तत्सम शब्द बना देते हैं, इन्हें विसर्ग कहते हैं। विसर्ग समझ में आ गया, विसर्ग किसे कहते हैं, किसी स्वर व व्यंजन के आगे जुड़कर उस स्वर व व्यंजन को तत्सम शब्द में बना देते हैं, यानी संस्कृत शब्द में परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग अधिकांशतः संस्कृत में ही लगती हैं। उसके बाद आ जाता है अयोग वा। अयोग वाह, अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि अयोग वा वर्ण किसे कहते हैं। देखो चलो लिखो परिभाषा, अयोग वाह, अयोग वाह वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण न तो स्वर के पहले होता है और न ही बाद में होता है। यानी अयोग व शब्द के कौन कौन से कहलाते हैं या किसे कहते हैं, अयोग वाह वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण न तो स्वर के पहले होता है और न ही स्वर के बाद होता है। इनका उच्चारण किसी स्वर व व्यंजन के साथ साथ होता है, यानी किसी भी स्वर के न पहले होगा न बाद में होगा, उस स्वर के साथ साथ होगा। यानी अगर कोई भी शब्द लिखें या कोई भी अक्षर लिखें उसके साथ ही अयोग वाह का उच्चारण उनके साथ में होगा। जैसे बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल लें, जैसे अंक लिखें और आहा लिखें, अंक के साथ ये बिंदी लगेगी, आहा के साथ ये बिंदी लगेगी, इन्हें ही अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह, इनको अगर अलग अलग लिखोगे, अगर इनको ये मंत्रा नहीं लगाओगे
तो ये छोटा आ बन जाएगा और ये भी छोटा आ बन जाएगा, और इनका अस्तित्व, अंक और आह का अस्तित्व ये समाप्त कर देंगे। यानी कि अगर इन्हीं के साथ अयोगवा लग जाए, अयोगवा अंक और आहा, ये दोनों बिंदी लग जाएंगी तो ये अयोगवा में हो जाएंगे। चलो यहाँ से आपका उसके आगे आ जाता है गुच्छ व्यंजन। यह व्यंजन गुच्छ, फिर अक्षर के भेद और बद्धाक्षर, मुक्ताक्षर और अनुतान, यहीं से वर्णमाला की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे अगला 5वां चैप्टर, यानी 5वां चैप्टर आ जाता है संधि का। संधि पढ़ेंगे। अभी देखो दो बचे हैं, व्यंजन गुच्छ और अनुतान वच्छार और मुक्ताक्षर, इसको पढ़ लेते हैं। देखो व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ कि व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो लिखो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनकी एक साथ आवृत्ति होती है, एक साथ आवृत्ति होती है, व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। देखो शब्द से ही पता चलता है व्यंजन गुच्छ, गुच्छ का मतलब साथ साथ, अगर उनको अलग ना किया जा सके। जैसे कोई शब्द लिखो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर यहाँ लिखोगे दिल्ली, अगर दिल्ली को बोलोगे भी और लिखोगे भी तो ये आधा ला और ये पूरा ला, इन दोनों का उच्चारण एक साथ होगा। जैसे दिल्ली के ही साथ लिखो बिल्ली, ये ला और ये आधा ला और ये इस पूरे ला का उच्चारण दोनों को एक साथ होगा, ना कि अलग अलग होगा। इन दोनों वर्णों को ही व्यंजन गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ, यानी एक साथ हो, अलग ना किया जा सके। अगर दिल्ली को लिखोगे द बनाओगे, अगर आधा ला ना लगाकर पूरा ला कर दोगे या अलग अलग पढ़ोगे तो ना दिल्ली लिख पाओगे और ना ही दिल्ली पढ़ पाओगे। तो अगर अलग अलग लिखोगे तो दी और ली यानी दिल्ली हो जाएगा। जब इसमें गुच्छ करोगे यानी आधा ला साथ में मिला दोगे तभी दिल्ली का निर्माण होगा। उसके बाद आ जाता है अक्षर के भेद, कि अक्षर के भेद कितने, यानी अक्षर भेद। अक्षर के दो भेद होते हैं, एक और दो। एक में आ जाता है वद्धाक्षर और दूसरे में आ जाता है मुक्ताक्षर। देखो अब इनको पढ़ेंगे वद्धाक्षर और मुक्ताक्षर को। इनसे एक या दो बार क्वेश्चन पूछे गए कि वद्धाक्षर और मुक्ताक्षर में अंतर क्या होता है। उसके बाद पढ़ लेंगे अनुतान। एक चैप्टर यहाँ अनुतान का भी है, उसमें सिलेबस में भी बताया था अनुतान। यहीं से अनुतान पढ़ने के बाद ये वर्णमाला का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं वद्धाक्षर अक्षर की। अक्षर के भेद में पहला खंड वद्धाक्षर। वद्धाक्षर शब्द, देखो इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जिनके अंत में कोई स्वर वर्ण नहीं, वद्धाक्षर में व्यंजन वर्ण होगा, वद्धाक्षर में व्यंजन वर्ण होगा। व्यंजन वर्ण रहता है
वदाक्षर शब्द कहलाते हैं। वदाक्षर शब्द किन्हें कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अंत में कोई व्यंजन वर्ण जुड़ा रहता है वदाक्षर शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे राम, ये क्या हो गए? एक व्यंजन हो गए, न कि स्वर है। इसमें हो गया श्याम, ये भी व्यंजन है। राध, ये भी व्यंजन है। अब चलो उसके आगे बात करते हैं। जैसे गो लिख दिया जाए, ये गो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वदाक्षर शब्द। अब बात करते हैं मुक्ताक्षर की। इसकी मुक्ताक्षर सेकंड नंबर है मुक्ताक्षर। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो ऐसे शब्द जिनके अंत में कोई स्वर वर्ण, देखो वदाक्षर में था व्यंजन वर्ण, अब इसमें क्या है? स्वर वर्ण। कोई स्वर वर्ण जुड़ा रहता है मुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं। मुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मुक्ताक्षर शब्द का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप देखते हैं। जैसे राही, अगर यहाँ स्याही भी लिख दें, स्याही, राही, स्याही, माही, साही, ये सब मुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है एक छोटा चैप्टर अनुतान। अनुतान और संगम सिलेबस में भी लिखाया था कि अनुतान क्या है और संगम क्या है। अब इसमें अनुतान पढ़ लेते हैं, संगम एक अलग चैप्टर, उसमें भी संगम पढ़ेंगे। चलो अब बात करते हैं अनुतान की। अनुतान किसे कहते हैं? चलो इसकी परिभाषा की बात करते हैं अनुतान की। शब्दों को बोलते समय, किसे? शब्दों को बोलते समय जो आरोह अवरोह होता है और उसके बाद शब्दों का अर्थ बदल जाता है। यानी शब्दों को बोलते समय जो आरोह अवरोह, यानी आरोह अवरोह का मतलब होता है उतार और चढ़ाव। शब्दों को बोलते समय जो उतार या चढ़ाव होता है, उन उतार चढ़ाव के कारण अगर उस शब्द का अर्थ बदल जाता है तो अनुतान शब्द कहलाते हैं। अगर अर्थ बदल रहा है तभी अनुतान होगा, अगर अर्थ नहीं बदल रहा है तो अनुतान की श्रेणी में नहीं आएगा। आरोह या अवरोह होता है और उसके बाद शब्दों का अर्थ बदल जाए तो अनुतान होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अच्छा, अगर अच्छा लिखें, ये एक सामान्य अर्थ हो गया। ये अच्छा एक समान अर्थ हो गया।
अगर दूसरा अच्छा लिखें अच्छा, अब इसके बाद ये निशान लगा दिया जाए कि अच्छा, तो ये इसका अर्थ बदल गया, यानी ये एक विशेष शब्द हो गया। तंग आकार में बोलना, तंग आकार में बोलना। अगर इनको एक साथ ले लिया जाए कि अच्छा अच्छा, तो क्या हो जाएगा कि बिल्कुल तंग आकार में बोलना, यानी गुस्से में आकर बोलना। इसे ही अनुतान कहते हैं। अनुतान किसे कहते हैं? शब्दों को बोलते समय जो आरोह या अवरोह यानी उतार चढ़ाव उत्पन्न होता है, तो अगर उन उतार चढ़ाव के कारण उस शब्द का अर्थ बदल जाए तो अनुतान शब्द वो होगा। जैसे अच्छा लिखा, इसमें ये एलास का चिन्ह है, ये अगर ये चिन्ह लगा दिया जाता है तो एलास मतलब एक आश्चर्यजनक बात हो जाती है कि अच्छा, एक ये अच्छा तो एक सामान्य अर्थ देता है, अगर ये अच्छा के आगे ये निशान लगा दिया जाता है तो ये आश्चर्यजनित हो जाता है कि नहीं अच्छा। इस इसलिए अगर इन दोनों को साथ में लिख दिया जाता है, जैसे अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा अच्छा कोई नहीं बोल दिया जाता, आम भाषा में कह दिया जाता कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक दूसरी भाषा हो, यानी इसका अर्थ बदल रहा है, अर्थ बदल रहा है। कोई एक शब्द में कहेगा कि अच्छा ठीक है, तो एक समान अर्थ हो गया। अगर कई बार कहेगा कि अच्छा अच्छा, तो इसका एक विशेष अर्थ यानी आरोह और अवरोह उत्पन्न हो रहा है, और आरोह और अवरोह उत्पन्न होने के साथ साथ इसका अर्थ भी बदल रहा है। तो ये अच्छा और अच्छा ये अनुतान की श्रेणी में आ जाते हैं। चलो दोस्तों, यहीं से जो ये वर्ण का चैप्टर शुरुआत किया था वो आज इस एपिसोड से अंत हो रहा है। इसके बाद पढ़ाई जाएगी संधि, आपको संधि पढ़ाया जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी ना पढ़ा हो, पहले सिलेबस का वीडियो देखें, उसके बाद जो भाषा उत्पत्ति के 2 वीडियो पढ़ें। एक वीडियो भाषा उत्पत्ति में पढ़ाया गया है और दूसरे में भाषा उत्पत्ति के 25 क्वेश्चन करवाए गए, उसके वो देखें। उसके बाद वर्ण पढ़ाया गया है, वर्ण के सभी वीडियो देखने के बाद ये लास्ट वीडियो देखें। अब इसके बाद पढ़ाया जाएगा संधि। क्या पढ़ाया जाएगा? संधि। अब संधि अगले वीडियो में होगा। चलो ओके, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जो आपके नए नए दोस्त हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। सभी से बोलना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।